नमस्कार साथियों। तो भाई हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी का आज की इस क्लास में वेलकम है। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस के टाइप्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉपी पेन लेके फटाफट से रेडी हो जाओ, क्योंकि आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है स्टेटमेंट? अ पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 6 years इज रुपीज 880 लेस देन द सर्टेन सम लेंट। व्हाट इज द सम लेंट? एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 6 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से 880 रुपए कम है, तो उधार दी गई राशि क्या है? तो भाई देखो, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज चैप्टर का हमारा ये क्वेश्चन है। कैसे करना है, जैसे जैसे वो बोल रहे वैसे वैसे करते चलते हैं। यहाँ पे मूलधन जो है, प्रिंसिपल जो है, वो हम अपने पास से मान लेंगे। लेट मूलधन या प्रिंसिपल, दिस इज पी, हमने प्रिंसिपल को पी मान लिया। तो कह रहा है जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, वो मूलधन से 880 रुपए कम है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है हमारा उससे 880 रुपए कम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। ठीक है। और टाइम कितना है? 6 साल का टाइम है, 6 साल का। तो हमसे इस पी की वैल्यू को पूछना चाह रहा है। ठीक है। रेट दे रखा है यहाँ पे 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी अपॉन में 100, यानी कि साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, रख देते हैं। इसकी जगह रखेंगे p माइनस 880, p को p रखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल हमने p लिया हुआ है। रेट 10% है, टाइम 6 साल है, अपॉन में 100। ठीक है भाई। अब कैलकुलेशन करते हैं, इससे ये कट गया। ठीक है। तो यहां पे कितना बच गया? काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। यहां पे अब इधर लिखते हैं, इधर कितना है? दिस इज p माइनस 880, और राइट साइड में कितना बच गया? 3p/5 या 3/5p। ठीक है भाई, क्लियर है। अब p वालों को एक साइड कर लो और इसको दूसरी साइड कर लो, तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो p माइनस 3/5p, और ये राइट साइड में जाएगा तो 880। ठीक है। अब एलसीएम लेना है, तो 5 इंटू पी 5p माइनस 3p करेंगे तो कितना बचेगा? 2p, और अपोन में 5 लिखना ही है। ठीक है। एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5p बनेगा, 5p माइनस 3p तो कितना बचेगा? 2p, और अपोन में ये पैर जरूर लगाने हैं भाई। ठीक है। इक्वल टू कितना? 880। ठीक है। तो अब इधर से काट दो, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0, और p की वैल्यू मिलेगी हमें 5 से मल्टीप्लाई करके, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 2200 रुपीज, 2200 रुपए। ये जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्लियर है? बात आ गई समझ में आपको? तो ये था आपका क्वेश्चन। तो ये समझाने के लिए इतना लिखा है, आप डायरेक्टली यहां से शुरू करेंगे। ठीक है। यहां से आपने शुरू करना है, मैं समझा रहा हूं इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और भाई मुझे ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोलना याद नहीं रहता, तो आपको ठीक लगे तो कर दिया करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो और अपना एंजॉय करो। ठीक है ना। चलो, इफ 3 की जो पावर है क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 4 की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 5 की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहां से आपसे वैल्यू पूछना चाह रहा है एक्स की। तो यहाँ पे 3 और क्यूब रूट दे रखा है किसका? एक्स का। सिमिलरली यहाँ पे दे रखा है 4 और क्यूब रूट दे रखा है किसका? एक्स का। ये क्यूब रूट घनमूल बोलते हैं इसको। ठीक है। और राइट में 5 और क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है। इस वाले में और इस वाले में दोनों में फर्क है, ध्यान दीजिएगा। यहां ये मल्टीपल है, गुणज है, गुणा करके लिखा, और यहाँ पे ये जो छोटा सा लिखा हुआ है ये क्यूब रूट है, घनमूल है। ठीक है। तो ये आपने फर्क ध्यान रखना है। तो इस टाइप को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है। अरे इन्हीं किसी ऑप्शन में से तो एक्स की वैल्यू होगी, तो आपको बता दे ऐसी वैल्यू जिसका क्यूब रूट पूरा पूरा निकल जाएगा वही आपका आंसर होगा, और ऐसा लिखा है ऑप्शन ए के अंदर, यानी कि आंसर बनेगा इसका 8। तो सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर करके देखना चाहें तो मैं आपको समझा देता हूं। अगर एक्स में बाई ऑप्शन ले लेता हूं, मैंने ऑप्शन ए का इस्तेमाल किया और यहां पे एक्स को रखा 8। ठीक है। तो ये 3 कह रहा है कि इसके अंदर जो रखा है उसके
3 ऐसे टुकड़े बनाओ जो सारे सेम हो। ठीक है, ये 3 जो बता रहा है ये क्या कह रहे हैं, इसके अंदर कोई नंबर जो रखा है उसके 3 टुकड़े अगर सेम बन जाते हैं तो इनमें से एक को बाहर लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्यूब रूट अगर पावर में लिखा जाएगा तो ये 1/3 करके लिखा जाएगा। लॉज ऑफ इंडिसेस यानी कि घातांक के नियम है ये। ठीक है, तो इसको अगर पावर में लिखेंगे दिस इज 1/3। फिर 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्यों भाई, 8 जो होता है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करके मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 3 था भाई। ठीक है, तो 3 से 3 कट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2। तो ऐसे कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली इसको क्यूब रूट अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, तो अब मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। इसका अगर मैं यहाँ पे x को ऑप्शन से उठा के 8 रख रहा हूँ, अगर ऑप्शन से उठा के, ये करना नहीं है हालांकि मैं समझा चुका हूं पहले ही। इसको अगर मैं सोल्व कर रहा हूं तो आंसर कितना है, 2। तो ये कितना बनेगा, 3 की पावर 2। ये कितना बनेगा, 4 की पावर 2 इक्वल टू 5 की पावर 2। ये बनता है 9, ये बनता है 16 और ये बनता है 25। तो देखो 9 और 16 प्लस करेंगे तो 25 के बराबर ही आएगा, यानी कि ये ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये सोल्व कब करना पड़ेगा मैं ये भी बता दूं, अगर ये सारी ऑप्शन परफेक्ट क्यूब दे रखी होंगी, यानी कि जिसका क्यूब रूट पूरा पूरा निकल जाए। अगर ये सारी ऑप्शन ऐसी दे रखी होंगी तो फिर आपको ऐसे सोल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ फिलहाल ये और ये यही 2 ऑप्शन परफेक्ट क्यूब थी, तो हमारा आंसर इससे आ रहा है बिल्कुल सही। तो हम इसका आंसर जो है बाई ऑप्शन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इफ अ नंबर 97y3x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 90 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस x। यानी कि कह रहा है एक संख्या है 97y3x, 97y3x, ये पूर्णतः विभाजित है किससे, 90 से। ठीक है, 97y3x, ये नंबर 90 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो y माइनस x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको बता दो भाई, अगर कोई संख्या 90 से डिवाइड होगी तो जायज सी बात है वो 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो रही है। ठीक है, 9 10 90 होता है। अब कहने को तो बोलेगा जी सर 9 10 90 क्यों होता है, 15 छिके 90 भी होता है। देखो भाई, कोई बच्चे के मन में आएगा, बोला जी 15 छिके भी तो 90 होता है। आपको बता दूं, ये दोनों नंबर ऐसे लेने हैं जो आपस में किसी एक नंबर से ना कटें। यहाँ ये दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं, इसलिए इसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, हम इनको लेते हैं, ये नंबर किसी एक नंबर से नहीं कट रहे एक्सेप्ट 1। ठीक है, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपने बस ऐसा ध्यान रखना है कि भाई किसी एक नंबर से दोनों नंबर ना कटे, ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिसके भी बनाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि 28 से कोई संख्या अगर कटती है तो वो संख्या 4 और 7 से भी कटेगी। ठीक है, बजाय मैं 28 से काट के देखूं, मैं 4 और 7 से काट के देख लूंगा। अगर वो इन दोनों से कट गई तो इसका मतलब वो 28 से भी कटेगी। इससे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है भाई, अब एक बच्चा कह रहा है, बोला जी नहीं 28 तो 2 गुना 14 होता है, तो ये वाले नहीं लेने, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही 2 से कट हो रहे हैं। ठीक है, जबकि ये किसी भी नंबर से कट नहीं हो रहे थे एक्सेप्ट 1, इनका HCF 1 है। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहां पर 10 से वही नंबर कटेगा जिसके अंत में 0 होगी। देखो 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, जो भी नंबर 10 से कटेगा उसके पीछे 0 आएगा। इसका मतलब ये तो पता लग गया कि x की जगह 0 ही आएगा, ये तो श्योर है। ठीक है, तभी तो ये नंबर कटेगा। अगर 90 का भी पहाड़ा आप पढ़ोगे, 90 से कोई संख्या काटोगे, 90 एकम 90, 90 दूनी 180, 90 तिया 270, तो हर नंबर के पीछे 0 तो लग ही रहा है ना। तो इसका मतलब जिस नंबर के पीछे 0 होगा वही 90 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x 0 पता लग गया। अब हम इसको छोटा करके चल रहे हैं, तो 10 से तो पता लग गया लास्ट में 0 आना चाहिए। 9 से कोई नंबर कब कटता है, 9 से कोई नंबर जब कटता है जब उसके अंकों का योग 9 से कटे। तो हम इस नंबर के अंकों का योग जोड़ेंगे, 9 और 7 16, 16 और 3 19, ये बन गया 19 जमा y जमा x। देखो ये भी तो है ना, तो 9 7 16 और 3 19, ये तो ये आ गया। y और x भी मैंने लिख दिया। x का मुझे मालूम पड़ गया, ये 0 लेना है, x का 0 लेना है। अब मुझे बताओ y में मैं क्या रखूं कि ये पूरा टोटल जो है वो 9 से कट जाए। तो तुमने कहा सर यहाँ पे 19 में क्या ऐड कर दें, तो 19 में अगर मैं यहाँ पे 9 ऐड कर दूं, ठीक है, 18 बनाना है ना, सॉरी 27 बनाना है, 8 ऐड कर दूं, तो 19 में 8 ऐड करूंगा तो ये टोटल बनेगा 27। और 27 आपको पता है जो है वो पूरा कटता है किससे, 9 से।
क्लियर है? तो 19 में अगर मैं 8 ऐड करूंगा तो 19 और 8 27 जमा 0 27, टोटल कितना बन रहा है 27, यानी कि नंबर पूरा कटेगा। तो यहां से हमें y की वैल्यू भी मिल चुकी है जो कि कितनी है 8 है। ठीक है, तो हमें दोनों चीजें पता लग गई। हमसे पूछ रहा था y माइनस एक्स कितना होगा, तो आंसर आपका कितना बनेगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर। क्लियर है? तो आप इस चीज को सारे को जोड़ के देख सकते हैं या ऐसे भी पता लगा सकते थे कि ये 9 तो पहले ही कटता है 9 से, इसको नहीं जोड़ना टोटल में। 7 और 3 10, 10 में क्या ऐड कर दूं कि वो 9 से कट जाए, तो तुमने कहा 10 में 8 ऐड कर दो, 18 बनेगा तो पूरा कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो पूरा 9 7 16 और 3 19 करके आप ऐड करके देखना कि कौन सा नंबर कट रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 10 numbers is 74 if it number is removed, ये it नहीं है, if आएगा यहाँ पे। If a number is removed then the average becomes 71, which number was removed? 10 संख्याओं का औसत 74 है, यदि एक संख्या को हटाया जाता है तो औसत 71 हो जाता है, तो कौन सी संख्या हटाई गई है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आप देखो, अगर मैं इसको बाय डिटेल चलाऊंगा तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, पहले डिटेल देख लेते हैं फिर ट्रिक पे आएंगे। कह रहे 10 संख्याओं का औसत 74 है, इसका मतलब औसत का मतलब होता है इक्वल होना, समान होना, यानी कि 10 के 10 नंबर जो है वो 74 74 74 है। तो अगर 10 नंबर 74 है तो इनका टोटल कितना बनेगा 740। क्लियर है भाई? औसत मतलब इक्वल, ये दिमाग में बिठा लो। इफ अ नंबर इज रिमूव्ड, तो मुझे बताओ 10 में से एक नंबर हटा लूंगा तो नंबर कितने बचेंगे 9। अगर एक नंबर हटा दिया जाए तो औसत अब 71 हो गया, कितना हो गया 71 हो गया। ठीक है, यानी कि अब सबके पास 71 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 3 गए 0 और 7 में से 6 गया 1। ठीक है, तो ये वो नंबर है जो हटाया गया था। ठीक है, ये वो संख्या बचेगी, क्योंकि देखो 10 नंबर का टोटल है 740, 9 नंबर का टोटल है 639, तो एक नंबर जो हटाया गया वो कौन सा हटाया गया 101 हटाया गया। तो इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, कौन सी संख्या हटाई गई ये आपसे पूछ रहा था। तो भाई ये तो हो गया इसका डिटेल तरीका, क्योंकि जो मैं शॉर्टकट अभी बता रहा हूं, इन केस अगर वो 1% याद ना आए तो उस सिचुएशन में फिर आप इससे कर सकते हैं। यहाँ कमी क्या है, यहाँ ये कैलकुलेशन जो मल्टीप्लाई है वो उसमें दिक्कत आ जाती है। मान लो यहाँ पे 10 की जगह 19 होता और यहाँ पे एक संख्या हटाने के बाद 18 होता, तो फिर ये कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी टफ हो जाती है। ठीक है, तो फिर इसका आसान तरीका क्या है, तो इसका आसान तरीका ये है कि 10 संख्याओं का औसत 74 है, तो सबसे पहले जो औसत बोला है आपने वो लिख लेना है। ठीक है, ये ट्रिकी मेथड बता रहा हूं। आपने क्या करना है, 10 संख्याओं का औसत कितना है 74, तो आपने वो 74 लिख लेना है, सबसे पहला काम ये करना है। ठीक है, फिर कह रहे हैं एक संख्या को हटा लिया गया, तो मुझे बताओ टोटल संख्या कितनी थी 10, एक हट गई तो बची कितनी 9। यहां पर लिखने आपने बची हुई संख्या। ठीक है, थोड़ा सा गैप देके लिखना। क्लियर है? अब ऐसा करने से औसत 71 हो गया, यानी कि पहले 74 था अब 71 हो गया। तो मैं पूछूं कम हुआ कि ज्यादा हुआ, तो तुम कहोगे सर जी 3 कम हो गया। जितना कम या ज्यादा हो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या बोला कि पहले एवरेज 74 था अब 71 हो गया, तो औसत क्या हो गया 3 से कम हो गया। तो जितने से कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता था, तो ज्यादा हो या कम हो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब है सबसे मेन काम, वो क्या है कि अगर संख्या हम हटा लेते हैं, देखो 2-3 तरह के केस बनते हैं। पहला केस बनता है अगर कोई संख्या ऐड कर दी जाए, दूसरा केस बनता है कोई संख्या हटा ली जाए, और तीसरा केस बनता है एक संख्या हटा के बदले में दूसरी रख दी, जिसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। ये 3 तरह के केस इस टाइप के क्वेश्चंस में बनते हैं। तो ये सेकंड वाला केस है। इस केस के अंदर क्या कह रहा है कि जब कोई संख्या हटा ली जाए तो हटाने से अगर एवरेज घटेगा तो प्लस का निशान लगाना है, ध्यान रखना, घटेगा तो उल्टा साइन लगाना है, और अगर एवरेज बढ़ जाता तो फिर माइनस का साइन लगाना है। ये टाइप आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इस टाइप को याद रखना। इससे अब ये क्वेश्चन कितना फास्ट होगा ये देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं 74 प्लस 9 27 कितना बन रहा है 101, ये आ गया आंसर। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी थी, कैलकुलेशन तो कुछ करनी ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो आपको बता दूं मैंने 3 केसेस के बारे में बोल के बताया है आपको, जिसमें से ये हटाने वाला केस है जिसमें उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है, अगर हटाने के बाद एवरेज घट जाए तो फिर प्लस लगेगा, एवरेज बढ़ जाता तो फिर माइनस लगता। इसके अलावा जो 2 केस मैंने और बोल के बताए थे उनमें
अगर ऐड करने से, किसी संख्या के ऐड करने से या रिप्लेसमेंट करने से एवरेज बढ़ता है तो प्लस लगेगा, घटता है तो माइनस। वहां बढ़ने पे प्लस होगा, घटने पे माइनस होगा। इस वाले में उल्टा होगा। बस ये तीनों केसेस मैंने डिस्कस कर दिए इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ थ्री रेसेस इज वन रेशो। रेसर्स, रेसेस नहीं है भाई, तीन रेसर्स हैं जिनकी स्पीड का रेशो है 1:2:3। व्हाट इज द रेशियो रिस्पेक्टिवली ऑफ टाइम टेकन बाय थ्री रेसर्स टू कवर द इक्वल डिस्टेंसेस? तीन धावकों की गति का अनुपात 1:2:3 है। समान दूरी तय करने में तीन धावकों द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा? ध्यान दो, यहां पर स्पीड का, गति का रेशो दे दिया 1:2:3। क्या दे दिया? 1:2:3। और इनके टाइम का रेशो पूछ रहा है, तो ध्यान रखना स्पीड जो होती है वो टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है, यानी कि चाल का समय से विलोम अनुपात होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी ज्यादा स्पीड से जाओगे कहीं जाने में टाइम उतना कम लगेगा, और जितना स्लो स्पीड से जाओगे उतना कहीं जाने में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यही है रिलेशन स्पीड और टाइम का। तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए जो भी वैल्यू दे रखी है इनको आप पलट के लिख दें। ठीक है, पलटूंगा तो क्या बनेगा? इसको पलटू मारूंगा 1/1, ये 1/2, ये 1/3। ठीक है, तो अब इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर। एलसीएम क्या है? 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, तो 6 आया, 2 तिया 6 आया, 3 दूनी 6 आया। तो आंसर कितना बनेगा? 632। 632 ये इसका जवाब है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, ये सही जवाब है। इसी काम को आप अगर ऐसे नहीं पलटना चाहते, कोई बच्चा कहे कि ना जी मेरे से नहीं पलटा पुलटी होती, तो वो फास्ट करने के लिए ऐसे भी कर सकता था। इनका एलसीएम ले लेगा 6, 1 6 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। तो भाई जिसको पलटा पुलटी नहीं करनी तो वो इस तरीके से भी कर सकता है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लेना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेन मोटिव इन क्लासेस का ये है कि कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस को अंजाम देना। ठीक है, ये सेशन लाइव भी लिया जा सकता था, लेकिन लाइव सेशन में बातें ज्यादा और काम कम होता है, मेरा ऐसा मानना है। फिर भी अगर आपकी डिमांड होगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो। इफ 8.5% ऑफ अ नंबर मूव ऑफ 4.5% ऑफ द सेम नंबर बाई 1.6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर? कह रहे यदि किसी संख्या का 8.5% उसी संख्या के 4.5% से 1.6 ज्यादा है तो संख्या का मान क्या होगा? भाई कोई भी हमारा एक नंबर है, ठीक है, नंबर को हमने 100% ले लिया। ठीक है, ध्यान रखना उस संख्या का 8.5% 8.5 ही होगा। नंबर को 100% या 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि उसका 8.5% यही आएगा, और उसी नंबर का 4.5% 4.5 ही आएगा। तो तुम मुझे बताओ 8.5% तो ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो अगर मैं कहूं कि ये इससे कितना ज्यादा है तो तुम कहोगे सर जी ये तो 4 ज्यादा है ना। लेकिन क्वेश्चन में 4 ना होके 1.6 ज्यादा है, यानी कि 4% जो है वो 1.6 के बराबर है। आपने एक्स उक्स नहीं लेना, संख्या का 8.5%, संख्या का 4.5% माइनस कर रहे हो, नहीं करना इतना कुछ भी। बस सीधा सा दिमाग में बिठा लो कि संख्या है 100%, जैसे मानते थे ना माना मूलधन 100। वो क्यों 100 माना था? ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना हो उतना ही हमारा इंटरेस्ट आ जाए, इसलिए 100 मूलधन मानते थे। ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना हम इस तरह से, तो इसलिए तो यहाँ पे 8.5% किसी नंबर का 4.5% से कितना ज्यादा? 4%। लेकिन क्वेश्चन में कितना ज्यादा? 1.6। तो 4% 1.6 है तो 100% कितना होगा? तो 1% बटे में 4 कर दो और 100% के लिए इंटू में 100 कर दो। किसी को परसेंटेज से तकलीफ है तो परसेंटेज हटा सकता है, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकता है। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगेगा, इससे ये कट गया, 4 से 4 पे कटा और 4 धाया कितना आ गया? 40। तो 40 हमारी संख्या है, आंसर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलो फिर समझ में आ गई तो फिर अगले क्वेश्चन पे देखो। हाँ जी, देखो क्या है भाई क्वेश्चन। कह रहा है दीपक अलोन कैन डू अ वर्क इन 30 आवर्स, दीपक एंड राहुल टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 20 आवर्स, राहुल एंड वरुण टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 15 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स वरुण कैन टेक द सेम वर्क अलोन? दीपक अकेले एक काम को 30 घंटे में कर सकता है, दीपक और राहुल उसे 20 घंटे में कर सकते हैं। 30 घंटे में कौन कर सकता है? दीपक।
दीपक और राहुल कितने घंटे में कर सकते हैं? 20 घंटे में। ठीक है, लिख लिया हमने। फिर राहुल और वरुण मिलकर उसी काम को 15 घंटे में कर सकते हैं। राहुल और वरुण कितने घंटे में कर सकते हैं? 15 घंटे में। तो कह रहे हैं वरुण अकेले काम कितने घंटे में करेगा, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के अंदर सबसे पहले आपको पूरा काम पता होना चाहिए। वो पूरा काम कैसे आएगा? इनके एलसीएम से आएगा। अब इनका एलसीएम कैसे आएगा? सबसे बड़े नंबर को उठा लो, 30 एकम 30, 15 से कटता लेकिन 20 के पहाड़े में 30 नहीं आता। फिर 30 का पहाड़ा आगे पढ़ो, 30 दूनी 60, 60 30 से भी कटता है, 20 से भी कटता है और 15 से भी कटता है। तो ऐसा नंबर जो सबसे कटेगा वही एलसीएम होगा, सीधी सी बात। 30 से भाग लगाओ 60 को, 2 पे जाएगा। 20 से भाग लगाओ 3 पे, 15 से भाग लगाओ 4 पे। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ये है हमारा टोटल काम, ये है टोटल काम, टोटल वर्क। ठीक है, और ये है इनका 1 घंटे का काम। ध्यान रखना, इसको आप एफिशिएंसी भी बोल सकते हो या 1 घंटे का काम भी बोल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो काम किससे करवाना है? वरुण से करवाना है। तो वरुण से काम करवाना कितना करवाना है? 60 करवाना है। ठीक है, तो टोटल काम को रखना है ऊपर, नीचे वरुण का 1 घंटे का काम। भाई हमें पता तो लगे वरुण 1 घंटे में कितना काम कर सकता है, तभी हम इस टोटल काम को खत्म करवा सकते हैं। अब वो कहां से पता लगेगा? तो मुझे बताओ, यहां पे जो ये दीपक है और ये आर क्या था? राहुल। ये दीपक और राहुल मिलकर 3 काम कर रहे हैं। दीपक और राहुल ने मिलकर 3 काम कर दिए, जिसमें से दीपक 2 कर रहा था। अगर दीपक ने 2 किए हैं तो जायज सी बात है, दीपक ने 2 किए हैं तो राहुल ने फिर 1 किया होगा, तभी तो मिलकर 3 काम हुए होंगे। ठीक है, अब राहुल और वरुण टोटल 4 काम कर रहे हैं, जिसमें हमें पता है राहुल तो 1 ही काम कर सकता है। तो राहुल 1 काम कर रहा है तो जायज सी बात है वरुण ने 3 काम किए होंगे। ठीक है, तो यहां से हमें अलग अलग पता लग चुका है कि दीपक कितने काम कर रहा है, राहुल कितने कर रहा है, वरुण कितने कर रहा है। तो हमें काम वरुण से करवाना है, तो 3 से भाग लगा दो, 20 घंटे आपका आ जाएगा आंसर। अगर पूछता राहुल कितने घंटे लगाएगा, तो 60 बटे में राहुल का 1 घंटे का काम। ठीक है, तो आंसर 20 घंटे ऑप्शन नंबर बी में लिखा होगा। ठीक है भाई, बात क्लियर होगी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलिए। A trader sells a shirt at a profit of 40%. He had bought that shirt 20% less price and sold it at rupees 100 less. Then he would have made a profit of 40%. What is the cost price of the shirt? एक व्यापारी एक कमीज को 40% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह कमीज 20% कम मूल्य पर खरीदी होती तथा 100 रुपए कम में बेची होती तो उसे 40% का लाभ होता। तो कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा? तो कमीज का कॉस्ट प्राइस ये हमसे पूछना चाह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और लिखते चलेंगे। क्या कह रहे हैं कि एक व्यापारी एक कमीज को 40% के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब उसने जो कमीज है वो खरीदी थी 100 रुपए की और बेच दी कितने की? 140 की। क्यों भाई? 100 रुपए का सामान 40% लाभ पर बेचेंगे तो कितने का बिकेगा? 140 रुपए का बिकेगा। ठीक है, फिर कहता है यदि उसने वह कमीज 20% कम रेट में खरीदी होती, तो अगर 100 का सामान 20% कम में खरीदेगा तो इसका मतलब 80 रुपए में खरीदेगा। देखो 100 का जितना भी परसेंट बोलता है ना, 100 का 1% 1 ही होता है, 100 का 8% 8 होगा, 100 का 20% 20 होगा। तो अगर 20% कम रेट में खरीदता तो जायज सी बात है वो 80 रुपए में खरीदता। फिर इसको छोड़ दो, इस लाइन को मत पढ़ो, अब यहां से पढ़ो, यदि वह उसे 20% कम रेट में खरीदे तो उसे 40% का लाभ होता है। ठीक है, तो अब ये 80 में 40 जोड़ के 120 मत लिख देना, गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने बोला 40% लाभ होता है, तो 80 का 40% होता कितना है? इससे इससे ये कट गया, ये होता है 32 रुपए। इसका मतलब 80 रुपए का सामान अब 32 रुपए लाभ में बिक रहा है, तो कितने का बिकेगा? 112 का बिकेगा। क्या ये बात आ रही है समझ में? यहां ध्यान देने भाई, देखो देखो 100 का 40% 40 था इसलिए 140 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पे 80 का सामान खरीदकर 40% प्रॉफिट में बेचेगा, तो इसका मतलब आप 80 का 40% देखेंगे तो वो आएगा 32 रुपए। तो 80 के सामान को 32 रुपए बढ़ा के बेचेंगे तो 112 का बिकेगा। किसी को ये बात नहीं समझ में आई तो 80 का 140% कर देना, तब भी बात बराबर आएगी, तो वो बिकेगा 112 का। ये डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकाल दिया हमने। ठीक है, क्लियर है? इसमें ये फिर प्रॉफिट निकाल के ऐड करने की जरूरत नहीं रही, सीधा आ गया। अगर कोई सामान 40% प्रॉफिट में बिकेगा तो इसका मतलब हमने उसको 140% में बेच दिया, 40% कमाई के साथ बेचा, तो 80 का 140% 112 सीधा आ जाएगा। ठीक है, अब
अब जो ये 100 रुपए हमने छोड़ दिया था इसके बारे में बात करेंगे। तुम मुझे बताओ, पहले सामान 140 का बिक रहा था, बाद में 112 का बिका, ठीक है, कितना फर्क आ गया? 28 का। ये 28 का फर्क क्यों आया भाई? पहले 140 बन रहे थे, बाद में 112 बन रहे, ये 28 जो है ये कम क्यों हुए? क्योंकि हमने सामान जो है वो 100 रुपए सस्ता करके बेचा था। यहां लिखा है ना, यदि 100 रुपए कम में बेचा होता, ठीक है, तो 100 रुपए कम जो है वो 28 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू होगी 100/28। देखो सीपी तो ये लेके चले थे ना, तो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 28 अगर 100 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 100/28 के बराबर, और 100 किसके बराबर होगा? इंटू में 100 कर देंगे, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, 4 25 100, 2500 बटे में 7, तो 7 दिया 21, तो 3 पॉइंट कुछ करके आएगा, और 2 ऑप्शन में 3 3 लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 3 ऑप्शन में बल्कि 7 से 21 बचा कितना? 40, 7 पंजे 35, बचेगा 50, 7 सत्ते 49, 357 पॉइंट कुछ आएगा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ठीक है। वहीं छोड़ देना आप, जैसे ही पता लगना शुरू हो जाए ना, तो 357.14 ऑप्शन ए जवाब रहेगी। क्लियर है? बात आई समझ में? कहीं दिक्कत आए तो दोबारा पढ़ के देख लिया करो, टेंशन नहीं लेना। जितना ठंडे दिमाग से पढ़ोगे उतना बढ़िया से सीख पाओगे। बस मुझे ध्यान से सुना करो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में यूज होना है वो सब मैं बोल के बता रहूंगा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो फिर कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। What is the value of 45 plus 20 into 3 divide 4 into 5 plus 88? इसका मान आपसे पूछ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? दिस इज 45 plus 20 into में 3 divide 4 into 5 plus 88, ठीक है भाई। 45 plus 20 into 3, 20 into 3 है ना, 20 into 3 डिवाइड, ये डिवाइड है भाई, ये डिवाइड है, डिवाइड 4 into 5 प्लस 88। तो भाई इसको सोल्व किससे करेंगे? इस मेथड से करेंगे, विच इज बोर्ड मास, ठीक है। कैलकुलेशन करने का ये तरीका होता है, बोर्ड मास। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। भाई कहीं भी ये ब्रैकेट दिखे ना, ये मीडियम वाली ब्रैकेट है, गंदी सी बन गई ना ये, ऐसे है ये, ठीक है। कहीं भी ब्रैकेट दिखे तो इनको सोल्व कर दो। ओ का मतलब ऑफ, कहीं भी क्वेश्चन में ऑफ दिखे या हिंदी में का दिखे तो फिर इसको सोल्व कर दो, फिर डिवाइड को सोल्व कर दो, फिर मल्टीप्लाई को कर दो, फिर एडिशन को कर दो, फिर सब्ट्रैक्शन को कर दो, ठीक है भाई। बात आ रही है समझ में? तो ये चीजें आपने करनी है कैलकुलेशन में। तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व कर देंगे। तो ब्रैकेट क्या कहती है? 4 पंजे, ठीक है। बात आई समझ में? ब्रैकेट हमने कर दी भाई 100। अब ब्रैकेट के बाद का तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो फिर भाग सोल्व करना है। तो इसका मतलब क्वेश्चन हो गया ये हमारा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? पहले 20 या 60 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपने क्या करना है? 3 भाग इसको सोल्व करके लिख दिया। तो 3 भाग 20 का मतलब क्या है? 3 के बटे में 20 चला जाएगा, ठीक है भाई। भाग नीचे आएगा, फिर आगे का पोर्शन हम एज इट इज रिपीट कर देते हैं, ठीक है। जो है वो एज इट इज मैंने लिख दिया इस पे। अब इससे ये कट गया, तो ये कट गया, तो कितना बच गया? 45 प्लस में 3 प्लस में 88, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 8 16, 9 और 4 13, तो 136 136 यहां पर आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में चिपका है, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो ये करना था भाई। चलो फिर ये करना था, तो अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या है? द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर। The numerical value of the volume of hemisphere is equal to the 4 times of the numerical value of area of rectangle. The length of rectangle is 11 times of its breadth. Then what is the perimeter of rectangle? एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। अर्धगोले के आयतन का संख्यात्मक मान आयत के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 4 गुने के बराबर है। तो आयत की लंबाई चौड़ाई की 11 गुनी है, तो आयत का परिमाप बता दो। तो भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति टॉपिक का है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या? ये है आपकी रेक्टेंगल यानी कि आयत। इसमें जो लंबाई है ये वाली जो है चौड़ाई की 11 गुनी है। इसका मतलब अगर ये x है तो ये 11x है। क्या ये बात आ रही है समझ में? ठीक है। इसके अलावा दे रखा है हमें एक हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला, इसका रेडियस हमें दे रखा है यहाँ पर कितना? 21 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये अर्धगोला है यानी कि ये ठोस है, ये खोखला नहीं है, ये अंदर से भरा हुआ है। जैसे अगर मैं अमरूद को ये दो हिस्से कर दूंगा तो वो जो बनेगा वो अर्धगोला बनेगा। गोल अमरूद को काट दो बीचों बीच तो इस तरह का अर्धगोला बनेगा। ठीक है, तो अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि जो अर्धगोले के आयतन है, अर्धगोले का जो आयतन है वो कितना होता है 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। आर में सीधा ही रख दूं, ये रख दूं, मैंने सीधा ही रख दिया रेडियस की वैल्यू, मैंने आर नहीं लिखा, रेडियस ही रख दिया। ठीक है, आधे गोले का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई इंटू रेडियस का क्यूब। ठीक है, और इसका जो आयतन होता है, और सॉरी आयतन कह रहा हूं, एरिया जो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। ठीक है भाई, क्लियर है, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसने क्या बोला कि अर्धगोले के आयतन का संख्यात्मक मान आयत के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 4 गुने के बराबर है, यानी कि इसके 4 गुने के बराबर इसका वॉल्यूम है, ऐसा वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में। तो जैसा वो बोल रहे हैं वैसा लिख दो ना, हमें क्या तकलीफ है। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करना है, तो ये बनेगा 4 इंटू में 11x² इक्वल टू 2/3 गुना में 22/7 इंटू में 21 इंटू 21 इंटू में 21। क्लियर है भाई, 7 या 21, 3 से उड़ा ये 3। ठीक है, 2 से ये उड़ा 2 पे, 11 से ये उड़ा 2 पे, 11 दूनी 22 होते हैं। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत, 11 दूनी 22, अब ये 2 इस 2 से उड़ गया। ठीक है, इधर क्या बच गया x², इधर में क्या बच गया, ये 2 बार 21, 21 21 441, या 21 का स्क्वायर कर लेते हैं, 21 21 बच गया, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 21, x की वैल्यू 20 मिल गई हमें। तो x की वैल्यू 20 मिल गई, तो इसका मतलब ये वाली सॉरी 21 है, ये 21 है, ये 21 है, तो ये कितना बनेगा 11 गुना 21, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 23। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। तो आयत का परिमाप पूछ रहा था, देखो ये हमें पता लग चुकी है दोनों चीजें। तो परिमाप क्या होता है, सभी साइड्स का टोटल। ठीक है, तो 231 और 21 कितने बनेंगे 2 5 252, 252 का डबल करूंगा तो कितना बनेगा 504। ठीक है, तो आंसर 504 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे होता है, आप फॉर्मूले के पीछे भागते हैं। आयत का जो परिमाप है, जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर है आयत का, आप लोग उन फार्मूलों को ढूंढ रहे होते हैं, विच इज ट्वाइस ऑफ l प्लस b। इन फार्मूलों को ढूंढ रहे होते हो, नहीं भाई फार्मूलों के रट्टे मारोगे तो ज्यादा लंबे नहीं चलोगे। दिमाग में बैठा लो, परिमाप होता है सभी साइड्स का टोटल, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। तो 231 और 21 कितना बन रहा है 252। ठीक है, 252 इनका टोटल है तो इनका टोटल भी 252 होगा, तो 252 का डबल जो हम करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 504। ये आपने करना था भाई। ठीक है, फॉर्मूले में रखना है तो एल बी दोनों ऊपर लिखे, आप फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ स्कूल 7/9 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 144 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स। कह रहे एक स्कूल में 7/9 छात्र लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 144 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 7/9 लड़कियां हैं, 7/9 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब ये है टोटल। जो भी फ्रैक्शन होता है उसमें नीचे लिखी होती है टोटल वैल्यू, और ये क्या लिखी है गर्ल्स, ये क्या लिखी है गर्ल्स, यानी कि 9 में से 7 लड़की हैं। तो मुझे बताओ 9 में से 7 लड़कियां तो 2 लड़के बच गए, तो 2/9 क्या है, ध्यान रखना फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 2/9 क्या है ये बॉयज हैं। अगर 7/9 गर्ल्स थी तो 2/9 क्या है बॉयज हैं। तो तुम मुझे बताओ लड़कों की संख्या तो 144 है, यानी कि ये जो है ये 144 के बराबर है। तो अगर ये 144 है तो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं लड़कियों की संख्या। तो अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 7/9 की वैल्यू निकाल दो, लेकिन यहां से थोड़ा सा ना आपको लगेगा कि यार ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैं इस चीज को थोड़ा सा आसान करके समझाना चाहता हूं। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप फ्रैक्शन को तो समझ गए, अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां लड़के 144 है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलते हैं। मैंने कहा टोटल बच्चे हैं 9, जिसमें से 7 है लड़कियां, तो लड़के कितने बच्चे 2,
तो 2 की वैल्यू 144 है। क्या ये बात समझ में? ये ज्यादा आसान बात है, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। 9 में से 7 लड़कियां हैं तो 2 बचे लड़के, और 2 की वैल्यू 144 दे रहे हैं। तो वो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां तो 7 थी, तो 7 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 2 अगर 144 के बराबर है तो 1 होगा 144/2 के बराबर, और 7 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, 504। ये बताना बस 504, आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। हाँ, अगर वो पूछता बोला जी टोटल बच्चे बता दो, तो 2 की वैल्यू 144, 2 की वैल्यू 144, तो 9 की निकाल देना। जो भी पूछो उसके हिसाब से, बजाय फ्रैक्शन को डील करें, हम नंबर्स को प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ठीक, तो ये आपने करना था। तो ये आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, कोई रहा तो नहीं? ये वाला नेक्स्ट। What is the difference between 2/3 of 17/4 of 288 and 1/5 of 2/9 of 585? 288 के 17/4 के 2/3 तथा 585 के 2/9 के 1/5 के बीच का अंतर क्या होगा? बता दो भाई, जैसा जैसा बोल रहे हैं। 288 के 17/4 के 2/3 और 585 के 2/9 के 1/5 के बीच में क्या अंतर है? काट दो। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। ठीक है भाई, इधर से भी काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 तिये 27। ठीक है, अब आंसर बड़े करीबी है, लास्ट में सभी में 0 लिखा हुआ है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कर लेते हैं भाई। 17 दूनी 34, 24 और 34, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, और 24 तिये 72, 6 9 2 11, 8, 816 आ रहे हैं माइनस में। इधर से 13 दूनी 26, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 2 गए 9, और ये बचा 7, 790, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और कैलकुलेटर यूज नहीं करना कभी। हो सो कैलकुलेटर रख के और हो जाओ शुरू कैलकुलेशन, दिमाग नहीं चलेगा फिर। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं कि सोल्व कर लेना। सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन ठीक रहेगी, भेजा चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.75 इंटू 1.75 माइनस 3.5 इंटू 0.75 प्लस 0.75 इंटू 0.75? तो क्वेश्चन हालांकि लिखने का नहीं है, आंसर 1.75 माइनस 0.75, आंसर आ गया 1। क्यों? क्योंकि आपने फीलिंग लेनी है, और फीलिंग यहाँ पे किस फॉर्मूले की आ रही है? a माइनस बी के स्क्वायर की, विच इज a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का ab। ये फॉर्मूले की फीलिंग आते ही क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार बता देता हूं। ठीक है, कैसे? तुम मुझे बताओ, यहां पे लिखा हुआ 1.75 इंटू 1.75 माइनस में 3.5 इंटू में 0.75 और प्लस में 0.75 इंटू में 0.75, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या ये 0.75 का स्क्वायर लिखा हुआ है? यहां पे 1.75 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और माइनस में ये क्या लिखा हुआ है? ये इसको मैं तोड़ के लिख दूं क्या? 2 इंटू 1.75 इंटू में 0.75। तो क्या ये फार्मूला यही नहीं लिखा हुआ? 2 इंटू, यहाँ पे अरे 2 आएगा, 2 इंटू ए बी। ठीक है भाई, ये 2 इंटू ए बी है। तो देखो, ए स्क्वायर यानी कि ये है, बी स्क्वायर यानी कि ये है। ठीक है, इस भाई साहब का नाम ए है, इस भाई साहब का नाम बी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू में बी। तो ये फार्मूला अगर ये बन गया, यानी कि हमें फीलिंग इस फार्मूले की आ गई, तो ये किसके बराबर है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1.75 माइनस 0.75 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा? 1 का स्क्वायर। वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। इसमें से ये माइनस करूंगा, 1 बनेगा, और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, तो गलत नहीं करना, ध्यान से करना। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अ स्कूटर फ्रॉम P to Q travels at a speed of 40 km per hour and from Q to P at the speed of 30 km per hour. What is the average speed of scooter? एक स्कूटर P से Q 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा Q से P 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो स्कूटर की औसत गति क्या होगी?
तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है भाई स्कूटर की, एवरेज नहीं पूछ रहा। क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी तक तो कर भी दिया होगा, बोला सर ये भी कोई क्वेश्चन है, बोला जी 40 प्लस 30 बटे में 2, 70 बटे 2, बोला जी 35 आ गया, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, बोला जी हो गया। ये गलत है भाई, आपको एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालेगा ये वाला फॉर्मूला, 2 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन में 30 प्लस में 40, यानी कि 2 गुणा में 30 गुणा में 40 बटे में 70। इससे कटाइए 4 तिये 12 दूनी 24, 240 बटे में 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आएगा जवाब, दिखा है कहीं पे 240 बटे 7, ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। तो जब सेम डिस्टेंस को, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से कवर करते हैं तो एवरेज स्पीड औसत चाल होती है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। कई बार ये फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है। अदरवाइज जो एवरेज स्पीड होती है, दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे में कुल समय। ये होता है आपका औसत चाल का फॉर्मूला। लेकिन ये लगाते कब है, जब डिस्टेंस सेम ना हो। अगर डिस्टेंस सेम है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ आज की इस क्लास को विराम देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू भाई।